वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हुवेन सांग। तो आज हम हुवेन सांग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हुवेन सांग कौन थे और कब भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में क्या क्या लिखा। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हुवेन सांग की पिक्चर है। ये एक चीनी यात्री थे जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और नीति का पंडित, ये दो जो है इनके टाइटल थे। तो हुवेन सांग जो है कब भारत आए हम देखेंगे। और हुवेन सांग का जन्म सबसे पहले देख लेते हैं। हुवेन सांग का जो जन्म है वो 600 ईस्वी 600 एडी में हुआ था। हुवेन सांग जो है हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश के प्रतापी राजा थे, उनके टाइम पर भारत आए थे। तो यहाँ पर जो राजा थे जिस टाइम इन्होंने भारत की यात्रा की, भारत ये आए, उस टाइम पर ये हर्ष के समय में आए थे। हर्षवर्धन यहाँ के शासक थे। जन्म जो है 600 ईस्वी में हुआ था और स्थान था इनका चीन, होनान फू। चीन के होनान फू के समीप इनका जन्म हुआ और इनके जो पिता थे उनका नाम था हुई। हुवेन सांग के जो 3 बड़े भाई थे, इन्होंने जो है 13 वर्ष की आयु में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया था। इन्होंने भारत की ओर प्रस्थान किया था बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए और ये 20 वर्ष की आयु में भिक्षु बन गए थे जब इनकी एज जो है 20 ईयर्स थी। इन्होंने भारत की ओर प्रस्थान किया था 629 ईस्वी में और इन्होंने एक किताब लिखी थी। इनकी जो पुस्तक का नाम है, इनका जो संस्करण है वो है सी यू की। तो मृत्यु जो है 664 ईस्वी में हुवेन सांग की हो जाती है। तो अब देखते हैं हुवेन सांग के बारे में। हुवेन सांग ने 13 वर्ष की आयु में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया और 20 वर्ष की आयु में ये भिक्षु बन गए। हुवेन सांग ने बौद्ध साहित्य का बहुत गहरा अध्ययन किया, बहुत ध्यान से इन्होंने बौद्ध साहित्य की पढ़ाई की। उसने धर्म संबंधी अनेक संस्थाओं के निवारण के लिए 629 एडी में भारत की ओर प्रस्थान किया। ये भारत की ओर चल दिए। इस प्रकार चीन से 629 ईस्वी में चलकर ये कासगार, स्मरकंद, बल्क होते हुए बमियान एक जगह है वहाँ पर ये पहुँचे। बमियान से अफगानिस्तान होते हुए हुवेन सांग पुरुषपुर पहुँचे और सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला पहुँचे। कौन कौन से रास्ते से ये भारत आए थे ऐसा भी एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए ये सभी जो जगह है ये आप सभी ध्यान से याद रखेंगे। तक्षशिला ये पहुँच जाते हैं सिंधु नदी को पार करके। तक्षशिला और अफगानिस्तान के बीच उसने अनेक स्तूप, बौद्ध विहारों को देखा था। जब अफगानिस्तान से तक्षशिला की ओर आए थे तो इन्होंने बहुत सारे स्तूप देखे, बौद्ध विहार देखे। तक्षशिला से हुवेन सांग जो है कश्मीर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने 631 से 633 तक निवास किया। 633 तक ये कश्मीर में ही ठहरे और कश्मीर के बाद उन्होंने भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा की और 644 तक भारत में रहने के बाद उन्होंने चीन की ओर दोबारा से प्रस्थान किया। ये अपने देश वापस जाने लगे। इन्होंने वापस भी ये ऐसे ही गए थे, अफगानिस्तान, कासगार और खोतान होते हुए ये गए चीन वापस और 645 ईस्वी में ये चीन पहुंच जाते हैं। और कन्नौज में जब ये आते हैं कन्नौज में जब आते हैं तो हर्षवर्धन के द्वारा हुवेन सांग का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है और कन्नौज में प्रयाग के सम्मेलनों में भी उनको सम्मानित किया जाता है। और 644 तक भारत में रहने के बाद चीन की ओर जाते हैं, 645 में चीन पहुंच जाते हैं। भारत से हुवेन सांग जो है अपने साथ जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ, जो छोटी छोटी प्रतिलिपियाँ थी वो लेकर चले गए थे और महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ और स्मारक चिन्ह भी चीन ले गए थे। हुवेन सांग के यात्रा वृत्तांत हमें 3 रूपों में उपलब्ध हैं। सबसे पहला जो है हुवेन सांग के द्वारा लिखी गई सीयू की नामक उनका ग्रंथ। दूसरा हुवेन सांग की जीवनी है जिसे उनके मित्र सयन ही ली नाम के एक व्यक्ति ने लिखा जो उनके दोस्त थे। तीसरा जो ग्रंथ है वो हुवेन सांग की यात्रा का सारांश है जिसे उसके शिष्य और सहायक कार्यकर्ता, मतलब उनके वो स्टूडेंट भी थे, उनके साथ काम भी करते थे, हेल्पर थे उनके, उसने तैयार किया था, जो कि काचू नाम से प्रसिद्ध है। काचू नाम से वो प्रसिद्ध है और इस ग्रंथ की जो रचना थी काचू की वो 650 मतलब 650 एडी में ईस्वी में हुई थी। हुवेन सांग के द्वारा भारत की सभी स्थितियों का वर्णन इस प्रकार से उन्होंने कुछ अपने विवरण लिखा है उसमें दिया है। जैसे भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में उन्होंने क्या लिखा। चीनी यात्री हुवेन सांग हर्ष के शासन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उनके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जो हर्ष का शासन था वो बहुत उदार सिद्धांतों पर आधारित था।
शासन तंत्र जो है जनहित की कामना से संचालित होता था। जो मतलब जनता के जो हित होते हैं, जो भी जनता के लिए फायदे होते हैं, उनकी कामना मतलब उनके तरीकों से ही हर्ष जो है अपने राज्य का संचालन करते थे। राजा की मेहनत और दानशीलता को भी हुवेन सांग ने काफ़ी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है, राजा के समय का विभाजन अत्यंत सतर्कता के साथ किया गया था। उसका सारा जो समय था, राजा का जो सारा टाइम था, वो धार्मिक कार्यों, शासन संबंधी मामलों में ही बटा हुआ था। हुवेन सांग के अनुसार राजा का दिन 3 भागों में बटा हुआ था। दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और उसके शेष जो दिन के 2 भाग बचते थे वो धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होते थे। वे काम से कभी थकने वाले नहीं थे। उनके लिए दिन का समय ही बहुत कम था। अच्छे कार्यों में वो इतने ज़्यादा संलग्न रहते थे, इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे कि वे सोना और खाना तक भूल जाते थे। ऐसा उन्होंने राजा के लिए लिखा है। हुवेन सांग के अनुसार हर्ष के काल में प्रजा जो थी सुखी और संपन्न थी। उन उनसे बेगार नहीं ली जाती थी। जो टैक्स है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो नहीं लिया जाता था। कर भी जो है जनता पर ज़्यादा अधिक नहीं लगाए जाते थे। भूमि कर की जो उपज थी वो 1/6 भाग होती थी। हर्ष जो है राजकीय आय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से उसने 4 भागों में अपने राज्य को बांटा हुआ था। राजकीय कार्यों के लिए, दूसरे सरकारी कर्मचारी और तीसरे विद्वान की सहायता और चौथा दान के लिए। जो मतलब राजा का पैसा होता था, राजकीय आय थी, वो 4 भागों में उसने बांटी हुई थी। 4 कार्यों में राजा जो है उसे लगाता था। ऐसा हुवेन सांग ने कहा है। हुवेन सांग के अनुसार जो उनकी राजधानी थी कन्नौज एक भव्य नगर था। उसका सम्मान हर्ष के शासनकाल में चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया था। हुवेन सांग ने हर्ष की शक्तिशाली सेना का भी उल्लेख किया है। उसने कहा है कि हर्ष के पास 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार सैनिक थे। सेकंड है आर्थिक स्थिति। उन्होंने आर्थिक स्थिति का वर्णन कैसे किया है? हुवेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हर्ष के काल की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है। उसने कहा है कि हर्षकालीन आर्थिक स्थिति थी उसमें जो कृषि की प्रधानता थी वो सबसे ज़्यादा अधिक थी। कृषि बहुत अच्छी होती थी। कृषि के द्वारा ही जनता जो है अपनी रोजी रोटी अर्जित करती थी। सारे देश में संपन्न खेती होती थी। अन्न, फल, फूल अधिक मात्रा में पैदा होते थे। सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी जिससे कि कृषि जो है बहुत ज़्यादा उन्नत थी। हर्ष के काल में कृषि की सबसे ज़्यादा प्रधानता थी। व्यवसाय व्यापार की भी कमी नहीं थी। भारत से विदेशों को चंदन की लकड़ी, जड़ी बूटियां, गरम मसाले, कपड़े आदि वस्तुओं का निर्यात होता था। ऐसा उन्होंने कहा है। फिर नेक्स्ट आता है धार्मिक स्थिति की बात करें तो हुवेन सांग ने लिखा है कि हर्ष तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था किंतु उस समय अनेक धर्म भी भारत में प्रचलित थे। हुवेन सांग के अनुसार कुछ लोग तो मोरपुंछ धारण करते थे, कुछ मुड़माल द्वारा अपने को अलंकृत रखते थे। मतलब बहुत सारे व्यक्ति कुछ एक कपड़े से ही अपने शरीर को ढकना या घोंचे से, और कुछ उन्होंने बोला बिल्कुल नग्न रहते थे। कुछ अपने शरीर को घास या तख्तों से ढकते थे, कुछ अपने बालों को उखाड़ते थे, कुछ मूँछों को कटवाते थे। ऐसा उन्होंने मतलब व्यक्तियों के बारे में बताया है। उनकी जीवनी में विभिन्न संप्रदायों का उल्लेख जो है कुछ इस प्रकार से किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट आता है सामाजिक स्थिति, जो सबसे लास्ट का पॉइंट था। उन्होंने जो सामाजिक स्थिति के बारे में भारत की उस टाइम की हुवेन सांग ने लिखा है। हुवेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कहा है कि हर्षकालीन सामाजिक व्यवस्था पर जो हर्षकालीन समाज था वो जाति के आधार पर आधारित और नियमों से शासित था। हुवेन सांग के अनुसार परंपरागत जाति विभेद में 4 वर्ग हैं। चारों जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान जनित पवित्रता थी। इसके अतिरिक्त हुवेन सांग ने मिश्रित जातियों का भी उल्लेख किया। हुवेन सांग ने ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ब्राह्मण अपने सिद्धांतों का पालन करते थे, संयम के साथ रहते थे, कठोरता से शुद्धाचार और अनुष्ठान करते थे। हुवेन सांग ने क्षत्रियों की भी खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वे सीधे साधे, पवित्र, सरल और मितव्ययी थे, बहुत मीठे बोलने वाले उन्होंने बताया है। वैश्यों को भी उन्होंने अच्छा राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता है, ऐसा उन्होंने बोला है। हुवेन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा है कि जो शूद्रक वर्ण था वो कृषक था, क्योंकि हर्ष के काल में कृषि को शूद्रों ने प्रमुख व्यवसाय बना लिया था, ऐसा उन्होंने बताया है। हुवेन सांग के अनुसार उस टाइम समाज में
सती प्रथा प्रचलित थी। उन्होंने बोला है कि सती प्रथा विद्यमान थी। समाज में बहु विवाह की भी प्रथा थी। स्त्री पुरुष दोनों ही शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। स्त्री और पुरुषों दोनों को ही पढ़ाया लिखाया जाता था। जनता जो है सादा भोजन खाती थी। वह बहुत ही सादे वस्त्रों का प्रयोग करती थी। प्याज लहसुन मांस मदिरा से जो है प्राय जो है फ्रेज किया जाता था, मतलब इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता था। वस्त्र सिले हुए नहीं होते थे। लोग सादे मकानों में रहते थे। नाटक और विभिन्न प्रकार के खेल मनोरंजन जो है वहाँ के लोगों के प्रमुख साधन थे। और उन्होंने खेल में शतरंज व पासे के खेल का वर्णन किया है कि यहाँ के लोग ज़्यादा पासे और शतरंज का खेल खेलते थे। अब इस प्रकार इनके सभी विवरणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास में हुवेन सांग का योगदान जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण था। संस्कृत ग्रंथों का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया और अभी वे जो है लुप्त हो गए हैं, अभी वे खत्म है, हमारे बीच नहीं है। उनके जो ग्रंथ हैं लिखे गए चीनी भाषा में, यही ग्रंथ जो है बस पूर्णतः सुरक्षित है। सीयू की नाम का गौरी शंकर चटर्जी एक इतिहासकार है जो हुवेन सांग की तारीफ लिखते हैं। कहते हैं कि हुवेन सांग केवल एक अनुवादक ही नहीं था अपितु एक महान उपदेशक भी था, जिससे बहुसंख्यक चीनी जापानी विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की थी। और वह चीनी बौद्ध धर्म रूपी गगन मंडल के अत्यधिक प्रकाश विंडो में से एक था। ऐसा हुवेन सांग के बारे में गौरी शंकर चटर्जी ने कहा है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने हुवेन सांग के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।